प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अध्याय 1501 डेली एंगडे म्यूजियम। कल जब झंग यी ने उस लड़के को देखा था तो वो सोफे पर बैठा था और जुड़वा बहनें उसके ऊपर ऐसे चिपकी थी जैसे कोआला। वही रसोई में एप्रन पहने लंबी बालों वाली लड़की खाना बना रही थी। असिका गुस्से में हाथ कमर पर रखे, गाल फुलाए और अपनी उंगली से लड़के की बहनों की ओर इशारा करते हुए बोली, ये तो तुम्हारी बहनें हैं, फिर भी हर वक्त तुम्हारे पास क्यों चिपकी रहती हैं? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। लिन चन और एआई चन ने यूजी को कसकर पकड़ रखा था और एक साथ बोली, हम अपने भाई को तुम्हें नहीं देंगे। यूजी जैसे किसी रोमांस एनिमे का नायक बस मुस्कराकर रह गया। झंग यी ने अपनी नाक खुजलाई। ये सीन कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ये सब उसके लिए अहम नहीं था। कल झंग यी ने यूजी के शरीर पर एक जख्म किया था। अब जब वो उसे फिर देख रहा था तो उस घाव का कोई निशान नहीं था। क्या ये एदो के निवासी रात को जो चोटें खाते हैं वो दिन में अपने आप ठीक हो जाती हैं? झंग यी ने भौहें सिकोड़ ली। बात कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर तभी उसे जमीन पर पड़े खून का एक धब्बा दिखा, वही जो उसने कल छोड़ा था। यानी यूजी वाकई घायल हुआ था, लेकिन वो स्लिटमाउथ वुमन या फायर व्हील जैसे नहीं थे जिनके शरीर मरने के बाद फिर से बन जाते थे, बल्कि ये लोग असली मानव हैं जो खुद को ठीक कर सकते हैं। अगली बार किसी को मार कर देखूंगा कि क्या वो सच में मरता है या नहीं, झंग यी ने मन में सोचा। लेकिन अभी उसने ये करने का इरादा नहीं किया, क्योंकि उसकी आज दूसरी प्राथमिकताएं थी। वो स्पेस पावर से बाहर आया और यांग जिंगसिन व झू के को साथ लेकर वहां से निकल गया। बाहर आकर उसने दोनों को कल और आज की घटनाओं के बारे में बताया। झू के ने घबराते हुए पूछा, क्या ये लोग सच में जिंदा हैं? रात को तो ये पपेट्स बन जाते हैं और फिर सुबह होते ही सब ठीक हो जाता है। ये तो इंसानों जैसे नहीं लगते। उसकी आंखों में एदो कैसल को देखकर डर की चमक थी। क्या यह संभव है कि एदो के सारे लोग कब के मर चुके हैं और अब किसी शक्तिशाली एलियन की शक्ति से एक झूठी दुनिया में जी रहे हैं? झंग यी ने ठोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, संभावना है। कम से कम अब तक जो हमने देखा है वो किसी प्रकार के घोस्ट लूप जैसा ही है। तवन की वापसी। एदो के दूसरे कोने में फैटी शू, अंकल वायु और हुआ फिर से उस टैवर्न बार की तरफ गए जहां कल रात वो भयानक हमला हुआ था। कल जो भयानक सीन देखा था, काली भूतिया बाहों का हमला, बार का नष्ट होना, सब कुछ उनकी आंखों में ताजा था। पर जब वे दोबारा वहां पहुंचे तो एक अजीब दृश्य देखा। बार अब भी टूटे हाल में वही था, लेकिन कोई लाश नहीं थी। लाशें कहाँ गई? फैटी शू ने कांपते हुए कहा। अंकल वायु ने दूर इशारा करते हुए कहा, चुन ले, उधर देख। फैटी शू ने देखा कि उसी सड़क के दूसरी ओर एक नई बार खुली थी। नाम बदलकर रोस्टेड बर्ड रेस्टोरेंट कर दिया गया था और जल्दी में लगाया गया बोर्ड अब भी टेढ़ा लटक रहा था। क्या वो पुराना बार अब इस रूप में दोबारा खुल गया है? उन्होंने हिम्मत करके अंदर जाना तय किया। दरवाजा खोलने वाला वेटर वही था और मामासिन, मुख्य महिला परिचारिका, भी वही, सफेद किमोनो में। फैटीक शू को फिर वही लड़की दिखी जिसकी गर्दन उसने कल गलती से उड़ा दी थी। इस बार वो हंसते हुए उसके पास आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फैटीक शू की रगों में खून जम गया। उस लड़की की गर्दन बिल्कुल ठीक थी, जैसे कल की बात कभी हुई ही नहीं। दे लियंगडू म्यूजियम की ओर। इस बीच झंग यी, झू क्या और यांग जिंगसिन के साथ दे लियंगडू नेशनल म्यूजियम पहुंचा। पहले उसने दोनों को शैडो स्पेस में छुपाया और फिर स्पेस ट्रैवल से सीधे म्यूजियम के बाथरूम में पहुंचा। आईने में खुद को एडजस्ट किया ताकि वो एक सामान्य एदो निवासी जैसा लगे। फिर वो म्यूजियम के गलियारे में दाखिल हुआ। ये म्यूजियम जापान का सबसे बड़ा म्यूजियम है, जहां देश और विदेशों की प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं, जिनमें से बहुत सी चीजें हुआशू, चीन, भारत जैसे देश की कल्पना से ली गई है। झंग यी एक आम पर्यटक की तरह म्यूजियम में टहलता रहा। ब्रॉन्जवेयर, स्याही की पेंटिंग्स, पुरानी किताबें, बहुत सी चीजें थीं जो जापानी नहीं थी बल्कि हुआशू की थी। इन सबको वापस ले जाने का मन हो रहा है, पर फिर उसे याद आया कि इस दुनिया में
अब प्रैक्टिकल वैल्यू ही मायने रखती है। पहले अपनी असल चीज ढूंढता हूं। और फिर मिला असली खजाना। झंग यी को ज्यादा देर नहीं लगी। वैंग शॉरेन की लिखी हुई जिनशुआ किताब एंशंट बुक सेक्शन में एक ग्लास कैबिनेट के भीतर पड़ी थी। सैकड़ों साल पुरानी वो किताब शांत पड़ी थी, जैसे अपनी धरती पर लौटने का इंतजार कर रही हो। झंग यी झुका और ध्यान से पारंपरिक चीनी लिपि में लिखे शब्दों को देखने लगा। क्या यही है? उसने फुसफुसाकर कहा। सैकड़ों साल पहले के अलौकिक शक्ति के अंश अब भी शायद इस पर मौजूद थे। बस कांच के उस पार। अध्याय 1502 ड्रैगन स्पेसिमेन। जैसे ही झांग यी ने अपना सिर झुकाया और प्राचीन ग्रंथ जिनशुआ को पढ़ना शुरू किया, एक आकृति अचानक उसके बगल में प्रकट हुई। क्या आप भी हुआशु देश की प्राचीन संस्कृति में रुचि रखते हैं? झांग यी के पास कोई भी व्यक्ति यूं ही अचानक प्रकट नहीं हो सकता, खासकर तब नहीं जब वो एक स्पेस टाइप एलियन हो। जो इंसान माइंड फील्ड का उपयोग करता हो, वो म्यूजियम के हर कोने में हो रही मामूली हलचल तक को महसूस कर सकता है। यही वजह थी कि उसने सीधे जिनशुआ एंशंट बुक को लेने का निर्णय नहीं लिया। उसने अभिनय करते हुए हैरानी जताई और अपनी गर्दन घुमाकर देखा। उसके पास एक लंबा दुबला कर्मचारी खड़ा था, जिसने ग्रे सूट और गोल्ड फ्रेम चश्मा पहना हुआ था। बाल सलीके से 3:07 में सेट थे। वो बहुत ध्यान से डिस्प्ले केस में रखी प्राचीन किताबों को देख रहा था। चश्मे के फ्रेम को उंगलियों से संभालते हुए उसने झांग यी से बात की। झांग यी के मन में तुरंत ये बात आई, ये आदमी साधारण मानव नहीं है। सैद्धांतिक रूप से जब तक कोई एलियन अपनी शक्ति न दिखाए, तब तक उसकी पहचान नहीं होती। लेकिन झांग यी जैसा अनुभवी फाइटर, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी हो, वो आम भीड़ में भी अधिकांश एलियंस की उपस्थिति को सिर्फ फील से पहचान सकता है। जो लोग असाधारण शक्तियों के स्वामी होते हैं, उनमें एक खास तरह का टेम्परमेंट होता है, एक सटल ऑरा। वो खुद भले महसूस न करें, लेकिन कोई अनुभवी लड़ाका जरूर पहचान लेता है। सबसे कठिन होता है उस अंदरूनी एरोगेंस को छिपाना, जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस से खुद को श्रेष्ठ समझने से आता है। और बैटलफील्ड का जमा हुआ मर्डरस ऑरा तो लगभग असंभव होता है छिपाना, बशर्ते सामने वाला जानबूझकर अपने अस्तित्व को छिपाने की कोशिश न कर रहा हो। एक झांग यी जैसा आदमी, जो हमेशा खुद को हार्मलेस या इनविजिबल की तरह पेश करता है, डिस्गाइज की दुनिया में वो एक्सपर्ट होता है। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके मन में सामने वाले की पहचान पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। अगर ये नाइट मोड में खड़े रहने वाले पपेट्स नहीं हैं, नहीं रात में घूमने वाले नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस, तो सिर्फ एक ही संभावना बचती है। इंपीरियल डीमन कोर्ट का कोई पार्टी मेंबर, जो अभी एडो पर शासन कर रहा है। ये शायद झांग यी द्वारा देखा गया पहला इंपीरियल डीमन कोर्ट सदस्य था। वो शांत रहा। हाँ, ये प्राचीन पूर्वी देश, इनकी संस्कृति वाकई बहुत रोचक है। वो चश्मे वाला आदमी अपने बाजू सीने पर बांधकर एक जानकार की तरह बोला। प्राचीन हुआशु देश कई सौ सालों तक दुनिया की अग्रणी सभ्यता रहा है। उनकी संस्कृति हमेशा हमारे अध्ययन का विषय रही है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ 100 सालों में उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं किया है। अब बस अतीत की कल्पना में ही डूबे रहते हैं। झांग यी ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखी। बिल्कुल सही कहा। अगर आधुनिक और समकालीन संस्कृति की बात करें, तो आज की दुनिया में तो निन सबसे आगे है। चश्मे वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर भी उनका अतीत वाकई में अध्ययन करने लायक है। उनकी चीजें अगर निन में न आती, तो शायद कब की नष्ट हो चुकी होती। उसका चेहरा उस समय एक अजीब से घमंड से भर गया था। झांग यी के होठों पर एक न के बराबर मुस्कान उभरी। जो चीजें लूट कर लाई गई है, उन पर किस बात का घमंड? वो आदमी घुमा और बोला, ये एंशिएंट बुक्स तो बहुत कठिन होती है। ऊपर से ये पारंपरिक चीनी भाषा में है। अगर आपको चीनी संस्कृति समझनी है, तो आपको कुछ सरल चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। वो बोलते बोलते आगे बढ़ा।
झांग यी ने जिनशुआ पर एक आखिरी नजर डाली, फिर बिना झिझक उसके पीछे चल पड़ा। ओ रियली? सर, कृपया मार्गदर्शन दे। वो चश्मे वाला आदमी एक शोधकर्ता की तरह हाथ पीछे बांधे हुए चला और एक ऊंचे एग्जीबिशन स्टैंड के सामने रुक गया। उसने एक विशेष आर्टिफैक्ट की ओर इशारा किया। आप जैसे शौकीनों के लिए यह सबसे आसान और सीधा तरीका है चीनी संस्कृति को समझने का। झांग यी ने उसकी उंगली की दिशा में देखा और उसकी आंखों की पुतलियां एकदम सिकुड़ गई। आजकल बहुत कम चीजें हैं जो उसे हैरान करती है, लेकिन ये कोई भी हुआशु नागरिक इसे पहली बार देखकर अवश्य स्तब्ध रह जाएगा, क्योंकि उस 3 स्तरीय सुरक्षा वाले डिस्प्ले केस में जो रखा था वो कोई मूर्ति नहीं थी, नहीं कोई कलाकृति, बल्कि एक जीवित प्रतीत होती हुई गोल्डन ड्रैगन की स्पेसिमेन थी। वो बहुत बड़ी नहीं थी, सिर्फ हथेली के बराबर, लेकिन झांग यी की ट्रेंड आंखें उसकी एवरी डिटेल पकड़ सकती थी। वो पूरी तरह से उन प्राचीन किंवदंतियों से मेल खाती थी। गोल्डन रंग, पतला शरीर, 4 पंजे और माथे पर सींग। थोड़ी पुरानी होने के कारण उसके पंजे और सिर थोड़े घिसे हुए लग रहे थे, लेकिन उसका पूरा ड्रैगन शेप बिल्कुल साफ और पूर्ण था। अगर झांग यी ने इसे कहीं और देखा होता तो वो इसे कोई नकली हस्तकला समझता, लेकिन ये एदो के देरंदो नेशनल म्यूजियम में रखी थी और उसे याद था उसने इस खबर को पहले कभी टीवी पर देखा था। अब जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो झटका कहीं ज्यादा गहरा था। चश्मे वाले आदमी को झांग यी की प्रतिक्रिया बहुत भा गई। कैसा लगा? दिलचस्प नहीं है? ये वही ड्रैगन है जो चीनी किंवदंतियों में आता है। उनकी संस्कृति में ये उनके पूर्वज माना जाता है। हुआशु के लोग खुद को ड्रैगन की संतान कहते हैं। क्या ये विचित्र नहीं है? खुद को सरीसृप का वंशज कहना, जबकि वे स्पष्ट रूप से बाइपेड्स हैं। झांग यी ने उस गोल्डन ड्रैगन की ओर इशारा करते हुए पूछा, पर यह तो एक मिथिकल क्रीचर है ना? मुझे तो ये कोई मॉडल लगता है, ये असली तो नहीं हो सकता। वो आदमी बोला, ऐसी बात मत कहिए, इतिहास में ये डॉक्यूमेंटेड है। शुरू में इसे हुआशु राज्य से बहुत मोटी रकम देकर खरीदा गया था। उसने कंधे उचकाए। पहले मुझे भी ये मिथिकल क्रीचर्स बकवास लगते थे, लेकिन आजकल तो हर तरह की अजीब चीजें सामने आ रही है। उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई। उसने चश्मा ठीक किया और दूर झांकते हुए कहा, जैसे पौराणिक देवता, रात में घूमने वाले भूत प्रेत, क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में दर्ज विचित्र प्राणी। कुछ विशेष समयों में इनका अस्तित्व अस्वाभाविक नहीं लगता। झांग यी ने हल्के स्वर में कहा, उदाहरण के लिए अभी? बिल्कुल। उसने सिर हिलाया। झांग यी ने एक लंबी सांस ली और उस हथेली जितने गोल्डन ड्रैगन की तरफ देखा। उसके दिमाग में फिर से वो प्राणी उभरा जिसे उसने किनलिंग अबिस के नीचे देखा था। एक सफेद जीव जो ड्रैगन जैसी आकृति का था और जो इंसानी रूप में बदल सकता था। वही जिसे वे बैलोंग जी कहते थे। नोट, बैलोंग जी एक मानवीय नाम है। अलग अलग नस्लों में इसे अलग कहा जाता है। इंसानों ने इसे बैलोंग जी कहा, लेकिन कियानलिंग अबिस के नीचे की नस्लें इसे अपने तरीके से पुकारती है। यहां सभी संदर्भों में इसे बैलोंग जी ही कहा जाएगा, ताकि समझना आसान हो। आगे आने वाले दूसरे प्राणियों पर भी यही नियम लागू होगा। चैप्टर 1503 ह्यूमन रेस। झंगी अभी सोच ही रहा था कि एक और आवाज गूंज उठी। मेडा, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम यहां इन सीड पीपल के साथ खड़े होकर बातें कर रहे हो, तो उससे अच्छा होता कि मास्टर के पास जाकर उनकी बात सुनते। पीछे से एक औरत चली आ रही थी। बहुत लंबी, घने काले बाल जो उसकी कमर तक जाते थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल काले स्याही जैसी, और प्यूपिल्स उसकी आंखों का लगभग 80% हिस्सा घेरते थे। ये प्रोपोर्शन आमतौर पर बस कॉमिक्स में देखने को मिलता है, लेकिन जब कोई असली इंसान ऐसे दिखता है तो एक अजीब सी रहस्यमयी खूबसूरती का एहसास होता है। उसने एक ब्लैक लेदर कोट पहना हुआ था जो उसकी कर्वी फिगर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हाईलाइट कर रहा था।
लोहील्ड लेदर बूट्स जमीन पर टप टप की आवाज कर रहे थे। सीड पीपल। झंग यी इस शब्द को सुनकर अलर्ट हो गया। उसने उन पपेट्स के बारे में सोचा जो रात को स्टैंड बाय मोड में चले जाते थे। और यहां म्यूजियम में भी डीमन कोर्ट के कुछ मेंबर्स को छोड़कर बाकी लोग पपेट ही थे। लेकिन दिन में उन्हें पपेट्स कहना एक्यूरेट नहीं होगा। झंग यी ने खुद वेरीफाई किया था। वो लोग महसूस करते हैं, घायल होते हैं, यहां तक कि उनसे खून भी निकलता है। तो फिर ये सीड पीपल असल में है क्या? वो चश्मे वाला आदमी मेडा यूइचिरो पीछे मुड़ा और बोला, मिस परगेटरी स्टार, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? परगेटरी स्टार अपनी लंबी टांगों के साथ उसके पास आई और झंग यी की तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो वहां था ही नहीं। मास्टर ने कहा है कि हाल में एदो में कुछ अजीब सा चल रहा है, इसलिए तुम्हें म्यूजियम में पूरे दिन डूबे रहने के बजाय बाहर पेट्रोल करना चाहिए। मेडा यूइचिरो ने भौहें चढ़ाई। क्या इसका मतलब है कि कोई बाहरी एलियन घुस आया है? क्या कोलंबिया वाले? परगेटरी स्टार ने सिर हिलाया। अब तक कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मास्टर की नजर में ये शहर है और उन्होंने महसूस किया है कि हवा में सटल बदलाव आया है। मेडा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। अब कौन बेवकूफ होगा जो एदो के करीब जाने की सोचेगा? कोलंबिया के टॉप लेवल एलियंस भी यहां आएंगे तो मौत ही पाएंगे। झंग यी का मन झंझना उठा। ये लोग इतनी कॉन्फिडेंट बातें क्यों कर रहे हैं? कोलंबिया जैसी पावर को लाइटली लेना, वो भी तब जब नियोन जैसी छोटी कंट्री की ताकत सीमित है। कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये कॉन्फिडेंस उन गोस्ट्स पर बेस्ड है जो रात में एदो में घूमते हैं, या फिर ये लोग किसी और मिस्टीरियस सिविलाइजेशन के साथ कोल्यूड कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये मिशन बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा। झंग यी ने फिर से उस गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन और एंशिएंट बुक शिनशुआ की तरफ देखा। अब वो उन्हें तुरंत उठाने का प्लान छोड़ चुका था। समथिंग्स नॉट राइट, उसने मन ही मन सोचा। ये ट्रिप सिंपल नहीं रहने वाला। परगेटरी स्टार और मेडा अभी भी आपस में चैट कर रहे थे, जैसे टूरिस्ट एनवायरनमेंट में सब कुछ नॉर्मल हो। परगेटरी ने कहा, ये ग्रेट लियंगडू म्यूजियम का शैबी कोना, जहां पुराने समय की गंदगी रखी है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। मेडा, अगर टाइम है तो उसे इमॉर्टल माउंटेन पर लगाओ। वहां वो चीजें हैं जिन्हें हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना है। मेडा यूइचिरो ने अपने चश्मे को एडजस्ट किया और उसकी आंखों में एक शार्प ग्लीम आ गया। तुम एक औरत हो, तुम नहीं समझोगी सिविलाइजेशन की फ्लेम को प्रिजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमारी ह्यूमन कल्चर की ट्रेजर है। उसने अपने दोनों हाथ म्यूजियम की तरफ फैलाए। अगर सिविलाइजेशन का फ्लेम नहीं बचेगा तो ह्यूमन रेस की कंटिन्यूटी सिर्फ एक बारबैरिक शेल बनकर रह जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं होगा। परगेटरी स्टार ने अपना सिर पकड़ लिया। गॉड, ऐसे ब्लॉकहेड को डीमन कोर्ट का काडरे बनाना ही क्यों पड़ा? मेडा यूइचिरो ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझे एलियन बनने में इंटरेस्ट है, बस। मास्टर का आदेश मैं पहुंचा चुका हूं। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये कहकर परगेटरी स्टार वहां से निकल गई। उसकी चाल में जबरदस्त आत्मविश्वास था। उसके काफ मसल्स बिल्कुल ट्रेन्ड वॉरियर जैसे थे, स्लीक और पावरफुल, जैसे किसी चीता की टांगे हों। झंग यी अब पूरी तरह समझ चुका था। वो न सिर्फ एक डीमन कोर्ट की काडरे थी, बल्कि उस इविल बॉय की कॉन्फिडेंट भी लगती थी। उसने अपनी नजरें एग्जिबिट्स पर टिकाई और दिखावा किया कि उसने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मेडा यूइचिरो ने परगेटरी के जाने की दिशा में घृणा से देखा, फिर झंग यी की तरफ थोड़ा दूरी से बोल पड़ा, ऐसी दुनिया में जीना सचमुच डिस्गस्टिंग है। अगर ये पीसफुल एरा होता तो मैं एक एक्सीलेंट रिसर्चर बनता। झंग यी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी उस शब्द सीड पीपल की मीनिंग पर सोच रहा था, और मेडा की आखिरी बात ने उसे और कंफ्यूज कर दिया। तुम बस एक सीड की तरह जी रहे हो, डे एंड नाइट, एंडलेस रीइंकारनेशन में डूबे हुए। शायद तुम्हारे लिए वही हैप्पीनेस है। झंग यी के दिमाग में अचानक एक वाइल्ड थ्योरी आई।
क्या ये लोग किसी सिमुलेशन में हैं? कोई क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट? क्या ये ट्रू कॉन्शियसनेस है या बस रिपीटिंग बिहेवियरल पैटर्न्स? उसे क्लैरिटी चाहिए थी, तो उसने इनोसेंट लुक के साथ पूछा, हे अंकल, आप जो कह रहे थे उसका मतलब क्या है? मेडा यूइचिरो ने उसे गहराई से देखा, फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, कुछ नहीं। सच जान भी जाओगे तो थोड़ी देर में भूल जाओगे। कभी कभी मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से जलन होती है। कम से कम तुम्हारे पास कोई बर्डन तो नहीं है। और फिर वो मुड़कर म्यूजियम के दूसरे कोने की ओर बढ़ गया। चैप्टर 1504 मिंग हैजोंगसी। मेडा यूइचिरो और परगेटरी स्टार के जाने के बाद झंग यी ने एक बार गहराई से शिनशुआ को देखा, वो प्राचीन ग्रंथ जो डिस्प्ले केस में रखा था, और फिर म्यूजियम के एक सुनसान कोने की ओर चला गया। जब उसने कंफर्म कर लिया कि आसपास कोई नहीं है, तो वो तुरंत वहां से चला गया। कम्युनिकेशन चैनल में सभी को मैसेज भेजा, शिनशुआ की ओरिजिनल लोकेशन कंफर्म हो चुकी है, कोई भी अभी अकेले एक्ट न करे। रात होने पर हम सब साथ चलेंगे। झंग यी ने एक छोटा सा सुनसान रेस्टोरेंट तय किया जहां सभी इकट्ठा हो सके। थोड़ी ही देर में डेंग शेंटोंग और बाकी टीम के सदस्य वहां पहुंच गए। रेस्टोरेंट छोटा था और उनकी प्रेजेंस से बाकी सभी सीट्स भर गई। झंग यी ने कुछ सिग्नेचर डिशेस ऑर्डर की और मालकिन को बुलाकर उन्हें सर्व करने को कहा। हालांकि झंग यी जानता था कि एदो के लोग खुद को ऑर्डिनरी इंसान समझते हैं। उनके शरीर की रियल कंडीशन उन्हें पता नहीं, इसलिए वो ये खाना आराम से खाते हैं। लेकिन झंग यी ने खुद कुछ नहीं खाया, भले ही जहर न हो, लेकिन न्योन का खाना अगर पेट खराब कर दे तो फाइट के समय परेशानी हो जाएगी, उसने मन में सोचा। डेंग शेंटोंग, जो सामने बैठा था, ने धीरे से कहा, म्यूजियम की डिफेंस कैसी है? ये एदो है, उसने जोड़ा, डीमन कोर्ट का हेडक्वार्टर्स। देलियांग म्यूजियम तो उनकी नजरों के ठीक बीच में है, बिना सुरक्षा के तो हो ही नहीं सकता। झंग यी ने हल्के से कहा, हाँ, वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी स्ट्रांग लगते हैं। अगर हम एक्शन लेते हैं तो डीमन कोर्ट के लोग जरूर अलर्ट हो जाएंगे। डेंग ने सिर हिलाया, तो फिर सांप को छेड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर हमें पक्का यकीन है कि जिनशुआ वही है, तो आज रात चुपचाप जाकर उसे ले आते हैं। झंग यी ने पानी का गिलास पिया और कहा, फिर रात होने तक इंतजार करते हैं। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा, दिन ढलने वाला था। बहुत जल्दी नाइट परेड ऑफ 100 गोस्ट्स का वो भयानक दृश्य फिर से सामने आने वाला था। अब की बार एदो कैसल में कुछ नया था। शहर में यूनिफॉर्म पहने हुए लोग ज्यादा नजर आ रहे थे, हाथ में सैमुराई सोर्ड्स या 10 हैंड वेपन्स, कुछ के पास तो गन्स भी थी। ये थे यूमाइडिंग, जापान की सबसे बड़ी एलियन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर। जब से इविल बॉय ने पेलिकन और इजुमो नाम की 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को हरा दिया, यूमाइडिंग ही जापान की असली हुकूमत बन गई। एदो में मौजूद हर यूमाइडिंग मेंबर एलीट था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के साथ। पेट्रोल ड्यूटी पर भी कम से कम 6000 पॉइंट्स का सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स जरूरी था। गिंजा की सड़कों पर हल्की बर्फबारी हो रही थी। ब्लैक सूट्स में दर्जन भर यूमाइडिंग मेंबर्स आराम से सड़क पर चल रहे थे। पासर्स बाय ने सोचा ये शायद कॉस्प्ले कर रहे हों, लेकिन उन वॉरियर्स के चेहरे और चाल में ऐसा तेज था जो किसी असली युद्ध का संकेत देता था। कुछ लड़कियां उन्हें देखती रहीं। जब उनकी नजर सिल्वर कर्ली हेयर वाले लड़के पर पड़ी तो वे शर्म से लाल हो गई। एक लड़की ने हिम्मत करके उनसे बात करने की कोशिश की। हाय, क्या हम कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं? उसने बोल्ड होकर अपना फोन बढ़ा दिया। कर्ली हेड सैमुराई के पीछे खड़े बाकी वॉरियर्स मुस्कराए। लगता है ये सिचुएशन पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन वो लड़का सिर्फ हाथ जेब में डाले खड़ा रहा। छोटी लड़की, देर हो रही है, घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा परेशान होंगे। आप देना नहीं चाहते? लड़की ने थोड़ी नाराजगी से कहा, अगर आप मुझे कांटेक्ट देंगे तो मैं आपको पार्क तक अकंपनी कर सकती हूं। सैमुराई ने सिर हिलाया, सॉरी, मुझे छोटी छाती वाली लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है।
ये सुनकर लड़की का चेहरा उतर गया। परवर्ट, कहती हुई वो गुस्से से भाग गई। कर्ली हेड सैमुराई ने कंधे उचकाए, फिर आसमान की ओर देखा जहां डार्क क्लाउड्स धीरे धीरे छा रहे थे। फिर से रात होने वाली है, उसने कहा। उसके पीछे एक बॉल्ड सैमुराई बोला, मास्टर मिंग है, हमें छिप जाना चाहिए। शैडोज वाले वो लोग किसी को भी मार सकते हैं। कैप्टन ऑफ द डीमन गार्ड्स मिंग है त्सुजी की आंखों में गंभीरता थी। उसने अपने वेस्ट पर बंधी लॉन्ग स्वॉर्ड किकुचिमंजी को छुआ और बोला, मास्टर ने कहा है कि एदो में कुछ गड़बड़ है। कल रात मैंने आसमान में एक बहुत ही पावरफुल थॉट की एनर्जी महसूस की थी। टीम मेंबर्स के चेहरे पर शॉक था। क्या कोई एनिमी आ गया है? एदो अब हमारे डीमन गार्ड्स के कंट्रोल में है, किसी ने कहा। प्लस वो गोस्टली नाइट परेड भी हमारे फेवर में है। अगर कोई एनिमी आया तो वो मर जाएगा। मिंग है त्सुजी ने घूर कर देखा। दूसरों को अंडर एस्टिमेट मत करो। दुनिया अब अनइमेजिनेबल बन चुकी है। नियॉन जैसी कंट्री भी सब कुछ नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसने माथा पकड़ते हुए कहा, अमातेरसु, इस जमीन और लोगों को बचाना। शाम के 5 बजे के बाद आसमान तेजी से काला हो गया, जैसे किसी ने बहुत बड़ा काला पर्दा खींचकर पूरा आसमान ढक दिया हो। एदो, जो अभी तक एक जिंदा शहर था, अब एक मरे हुए शहर में बदल चुका था। सड़कें खाली थी। डीमन कोर्ट के लोग भी अब सड़कों से हटकर अंधेरे में छुप गए थे। झंग यी ने छोटे रेस्टोरेंट से बाहर देखा। बॉस और वेटर अब स्टैंड बाय मोड में थे। चलो, उसने कहा। सब खड़े हो गए। आज रात का मिशन शुरू होने वाला था, जिनशुआ को वापस लाने का, हुआशु किंगडम के लिए। म्यूजियम बहुत पास था, इतना कि एक स्पेस शटल से पहुंचा जा सकता था। झंग यी ने 2 डायमेंशनल डोर खोला और उसमें दाखिल हो गया। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। म्यूजियम अब पूरी तरह बदल चुका था। दिन में जहां रोशनी और क्राउड था, अब वहां अंधेरा और सन्नाटा था। डिस्प्ले कैबिनेट्स में रखे एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स अजीब सी डरावनी फीलिंग दे रहे थे। कॉम्बैट सूट्स की नाइट विजन फंक्शन चालू हो गई थी और अब सब कुछ साफ दिख रहा था। मेरे पीछे आओ, झंग यी ने कहा। वो लंबा कॉरिडोर पार करता हुआ सीधा चाइनीज एग्जिबिट एरिया की तरफ बढ़ा। बाकी सब लोग उसकी पीछे पीछे चल दिए। चैप्टर 1505 द रियल टारगेट। म्यूजियम की सुनसान दीवारों में जब उनके कदमों की गूंज गूंजी तो वो साउंड किसी थ्रिलर मूवी जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति को जगा देंगे। लेकिन झंग यी जानता था कि ये फीलिंग सिर्फ उस डर से है जो एदो की सड़कों पर रात को घूमते सैकड़ों गोस्ट्स की वजह से पैदा हुआ है। उन्हें जल्दी से जल्दी टारगेट तक पहुंचना था। इस वक्त एदो सिटी में गहरी धुंध उठ चुकी थी। फॉग से ढके इलाके के बीचों बीच हिडियस और बड़े बड़े गोस्ट्स सड़कों पर चलने लगे थे, ऐसे जैसे कोई पेट्रोल कर रहे हों। और तभी जब ये मॉन्स्टर्स डालियांगडे म्यूजियम के पास से गुजरे, उन्होंने एक पल रुककर इधर देखना शुरू कर दिया। एक लाल रंग का जायंट गोस्ट जोर से अपनी नाक फड़काते हुए सांस लेने लगा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। और फिर वो म्यूजियम की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। फॉग जैसे जी उठी, म्यूजियम की ओर बहने लगी और भी ज्यादा गोस्ट्स वहां इकट्ठा होने लगे। भले ही डालियांगडे म्यूजियम एदो का सबसे बड़ा संग्रहालय हो, लेकिन इन गोस्ट्स की लहरों के सामने वो भी बहुत छोटा लगने लगा। म्यूजियम के अंदर झंग यी सभी को उस डिस्प्ले केस तक ले गया जहां शिनशुआ रखा था। जैसे ही उन्होंने वो एंशिएंट बुक देखा, अंकल यू और फैटी सू के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। वाह, ये मिशन तो अनएक्सपेक्टेडली इजी रहा, फैटी सू ने कहा। वो लोग इस डरावने गोस्ट इन्फेस्टेड जगह में एक और पल भी नहीं बिताना चाहते थे। झंग यी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। डिस्प्ले केस तुरंत टूट गया और शिनशुआ हवा में उड़कर उसके हाथ में आ गई। उसी समय म्यूजियम के बाहर से कांच टूटने की आवाजें आने लगी। वालाला, टेम्पर्ड ग्लास भी उन विशाल गोस्ट्स को रोक नहीं पाया।
उन्होंने इंसानों की महक सूंघ ली थी और अब भयानक चीख के साथ जमीन पर रेंगते हुए झंगी और उसकी टीम की ओर बढ़ने लगे। डैम, वो सब अंदर आ रहे हैं। बॉस, लेट्स रिट्रीट, फैटी सू ने घबराकर कहा। झंग यी ने एंशिएंट बुक शिनशुआ की ओर देखा और कैजुअली उसका एक पन्ना पलटा, लेकिन उसके सामने सिर्फ सफेद कागज थे, कोई टेक्स्ट नहीं था। ये तो नकली है। लाएं युए की आंखें फटी रह गई। हमने जो पाया वो सिर्फ एक फेक निकला। झंग यी के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। सरप्राइजिंग नहीं है, उसने कामली कहा। लाएं युए कुछ पूछने ही वाली थी कि उसने देखा डेंग शेंटोंग और बाई चुन्यू तो वहां से गायब हो चुके थे। उसी पल बाहर से डरावनी रोर गूंजी। गोस्ट्स अब सब्र खो चुके थे और पूरी रफ्तार से म्यूजियम के अंदर घुसने लगे। झंग यी ने पलटकर देखा भी नहीं। उसने 2 उंगलियां मिलाकर हल्के से घुमाई, जैसे कोई इनविजिबल की टर्न कर रहा हो। गॉड्स डोमेन प्यूरिफिकेशन। तुरंत एक भीषण एनर्जी फट पड़ी जिसने सभी मॉन्स्टर्स को बीच में दबोच लिया। मैसिव मात्रा में फ्लेश और ब्लड पिचक गया और काली ब्लड जूस जैसी बहने लगी, म्यूजियम की जमीन को एक गहरे काले रंग से रंगते हुए। झंग यी ने दूर देखा। डेंग शेंटोंग और बाई चुन्यू एक दूसरे डिस्प्ले केस के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरा डिस्प्ले बॉक्स ही उठा लिया और उस बॉक्स में रखा था गोल्डन ड्रैगन। सो तुम्हारा असली टारगेट यही था, झंग यी ने हल्के से कहा। डेंग शेंटोंग ने उस छोटे से ड्रैगन को अपने टैक्टिकल बैकपैक में केयरफुली रखा और झंग यी की तरफ देखकर एक हल्की सी अपोलोजेटिक स्माइल दी। सॉरी झंग यी, मैंने शुरुआत में सब कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे लिए ये चीज और भी ज्यादा वैल्यूबल है। अंबर ने डेंग को पहले ही बता दिया था कि डालियांगडे म्यूजियम में असली मिस्ट्री ऑब्जेक्ट शिनशुआ नहीं, बल्कि ये गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन है। इसका मतलब यह था कि डेंग ने शुरुआत से ही झंग यी से छल किया था, उसे सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो इस ड्रैगन तक पहुंच सके, क्योंकि डेंग के लिए यह शायद उसका अगला स्टेप हो सकता था, एप्सिलॉन बनने की ओर। झंग यी सिर्फ हल्के से मुस्कराया, बिल्कुल परवाह न करते हुए। उसने नकली शिनशुआ को जमीन पर फेंका। अब जब मुझे तुम्हारा असली मकसद पता चल गया है तो मुझे एक बात और बतानी है। शिनशुआ तो नकली थी, पर क्या तुम्हें लगता है कि वो गोल्डन ड्रैगन असली है? झंग यी की ये बात सुनकर डेंग के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने जरा और गौर से झंग यी का चेहरा देखा, जो एकदम काम था, बिना किसी सरप्राइज के। तुम पहले से जानते थे? कंफर्म नहीं था, झंग यी ने कहा, लेकिन मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। म्यूजियम में जो चीजें डिस्प्ले होती हैं, वो जरूरी नहीं कि असली हो, खासकर कीमती रेलिक्स। असली चीजें या तो अल्ट्रासेफ वॉल्ट्स में रखी जाती है या फिर किसी बड़े आदमी के प्राइवेट कलेक्शन में। लेकिन उनकी बात के बीच जिन 100 गोस्ट्स को अभी झंग यी ने कुचला था, वो फिर से रिवाइव हो गए थे। ब्लैक ब्लड की स्टेन्स गायब हो गई और वो सारे गोस्ट्स फिर से म्यूजियम में प्रकट हो गए और दोबारा उन पर टूट पड़े। डेंग शेंटोंग के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। सोचा था चालाकी करके जीत जाऊंगा, लेकिन सब कुछ तो पहले से झंग यी की प्लानिंग में था। मैं वापस जाने के बाद सब कुछ बता देता, डेंग ने सफाई दी, और इस ड्रैगन पर जो भी रिसर्च होगी वो तुम्हारे साथ शेयर भी करता। झंग यी ने बस एक ठंडी नजर डाली, बिना कुछ बोले। हर किसी के अपने मोटिव्स होते हैं। शायद डेंग ने कभी सोचा था कि वो इस जानकारी को अपने पास ही रखेगा। छोड़ो, पहले यहां से निकलते हैं, झंग यी ने कहा। उसने तुरंत एक डायमेंशनल डोर खोला। ये गोस्ट्स मारे नहीं जा सकते, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं। अगर कुछ कहना है तो बेस पर बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो सब वहां से निकलने को हुए, एक ओल्ड और मिस्चिवस वॉइस हवा में गूंज उठी। द टम्बलर फेल डाउन। तुरंत झंग यी को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर को किसी ने बांध लिया हो। वो हिल भी नहीं सका। ना सिर्फ वो, बल्कि वहां मौजूद हर इंसान ऐसे इमोबिलाइज हो गया था जैसे समय थम गया हो।
गोस्ट्स ने फिर से चीख मारी और उनकी आंखों में लालच और पागलपन साफ दिख रहा था, जैसे वो सबको जिंदा ही चबा डालेंगे। सन लुओ वैंगसियांग, इस क्रिटिकल मोमेंट पर झंग यी ने फिर डायमेंशनल डोर खोला और सामने खड़े गोस्ट्स को उस दरवाजे में खींच लिया। एक पूरी की पूरी गोस्ट वेव उस दरवाजे से अंदर चली गई, सीधे दूसरी डायमेंशन में वैनिश हो गई। बाकी गोस्ट्स जो अभी दरवाजे के बाहर थे वही रुक गए, जैसे कोई इनविजिबल वॉल हो। अब म्यूजियम पूरी तरह गोस्ट से भर चुका था। बाहर से भी लगातार गोस्ट्स अंदर आ रहे थे। एक छोटे से ह्यूमन ग्रुप के चारों ओर झंग यी की डायमेंशनल बैरियर ही अब अकेला शील्ड थी। इतनी नजदीक से उन गोस्ट्स की हिडियस और टेरिफाइंग फेसेस साफ देखी जा सकती थी। लेकिन झंग यी की सबसे बड़ी चिंता थी वो शख्स जिसने अपनी एबिलिटी से सबको इमोबिलाइज कर दिया था।